नमस्कार, अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में इस वक्त चारों तरफ नगरीय निकाय चुनाव का शोर है। कांग्रेस इस चुनाव का अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करती नजर आ रही है। पार्टी ने 2020 में भीतरघात और दल बदल के मामले से सबक लेते हुए नगरीय निकाय चुनाव में कई फार्मूले अपनाए, जिसमें योग्य उम्मीदवार को शपथ पत्र देने और सिफारिश वाले दावेदारों की जीत की जिम्मेदारी लेने जैसे फार्मूले शामिल हैं। अब पीसीसी चीफ कमलनाथ ने नेताओं को अल्टीमेटम भी दिया है कि अभी तक नहीं तो कभी नहीं। नाथ निकाय चुनाव को 2023 का सेमीफाइनल कह रहे हैं, जिसके लिए जिन लोगों ने अपने अपने प्रत्याशियों की जीत की जिम्मेदारी ली है, उन्हें कमलनाथ ने स्पष्ट संदेश दिया है। संदेश है, जिताओगे तो टिकट पाओगे। निकाय चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर ही रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, लेकिन क्या कमलनाथ का ये दाव सफल होगा? अटेंशन में आज हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कमलनाथ ने कमर कस ली है। वे निकाय चुनाव में परचम फहराना चाहते हैं। हर हाल में जीतना उनका लक्ष्य है। इसके लिए कमलनाथ ने अपने खास नेताओं को तैनात कर दिया है। हर दिग्गज नेता पर उस प्रत्याशी को जिताने की जिम्मेदारी है जिसकी सिफारिश उसने की है। जो प्रत्याशी को जिता पाएगा वही आगे जाएगा। कमलनाथ ने कहा है कि निकाय चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर ही रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। कमलनाथ ने पार्टी नेताओं को चेताया भी है कि भाजपा सरकार प्रशासन का दुरुपयोग कर सकती है। ऐसे में सभी प्रत्याशी और नेता नामांकन से लेकर मतगणना तक सजग रहे। कांग्रेस के सामने रूठे नेताओं को बनाने की भी चुनौती है। बहुत से नेता निर्दलीय नामांकन भर चुके हैं। पूर्व मंत्री तरुण भनोट का कहना है कि पार्टी अब घर घर जाकर इन रूठे नेताओं को मनाएगी। उन्होंने कहा कि कोई बागी नहीं है, सब कांग्रेस कार्यकर्ता है। सबकी आशाएं होती हैं क्योंकि सब पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, तो वो रूठे नहीं है। और ये तो हम सब भी राजनीति करते हैं, अंतिम अवसर तक व्यक्ति प्रयास करता है कि मुझे अवसर मिलना चाहिए। पर जो पार्टी की आइडियोलॉजी से जुड़े हैं, जो पार्टी में सिर्फ सत्ता के लिए या किसी पद के लिए नहीं आए हैं, जो पार्टी की विचारधारा से बंधे हैं, निश्चित तौर पर जब पार्टी अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा कर देती है वो बैठ जाते हैं। हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे पार्टी के हैं, उनको जो हमको अगर घर घर जाके भी मनाना पड़े, हमारे घर तो है। उनका घर हमारा घर, हमारा घर उनका घर, तो उसमें क्या दिक्कत है? सबसे जाके बैठ के बात करेंगे। भाजपा कांग्रेस की रणनीति को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस के पास नेता और कार्यकर्ता का अभाव है, प्रत्याशी भी मजबूत नहीं है, इसलिए कांग्रेस से भाजपा को चुनौती नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब चुनाव हारने लगती है, जमीनी हकीकत उसे मालूम पड़ जाती है, तो वो प्रशासन पर और ईवीएम पर दोषारोपण करने लगती है। कमलनाथ जी ने भी आज यही कहा है कि प्रशासन का दुरुपयोग कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। ये उनकी हार की हताशा को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी सदैव जनता के आशीर्वाद से जीतती आई है। कमलनाथ जी चुनाव के पहले ही मैदान छोड़ चुके हैं, इसलिए प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं और प्रशासन में भी उन ईमानदार कर्मचारियों पर, हमारे शिक्षकों पर आरोप लगा रहे हैं जो चुनाव में अपना परिवार छोड़कर, अपना सब काम छोड़कर उस ईमानदारी से चुनाव को संपन्न कराने में अपने घर से दूर जाते हैं। इस तरह के आरोप और उनके इस तरह का कथन उनकी हार की हताशा का प्रतीक है। कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से करो या मरो की स्थिति है, लेकिन कमलनाथ ने निकाय चुनाव के बहाने आगे का रास्ता तलाश लिया है। उन्होंने नेताओं और विधायकों को साफ बोल दिया है कि टिकट चाहते हैं तो जीत हासिल करें। स्थानीय निकाय की जीत 2023 का रास्ता साफ करेगी। जो टिकट चाह रहे हैं उनके लिए भी और पार्टी के लिए भी इससे आगे टिकट वितरण में भी आसानी होगी, क्योंकि कमलनाथ के पास हर एक नेता का रिपोर्ट कार्ड होगा। लगभग यही स्थिति भाजपा में भी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है देवदत्त जी आपका अनादि टीवी पर। और सबसे पहले आप ही के पास, क्योंकि पिछले हमने भी देखा है कि इस चुनाव में अलग अलग फार्मूलों पर काम हो रहा है। दोनों ही दलों की अगर हम बात करें, बीजेपी की तरफ से की गारंटी दी गई कि हमारा कैंडिडेट, हम इसको जितवाएंगे, आप इसको टिकट दे दीजिए। कांग्रेस में ये कहा जा रहा है कि आपने जिन लोगों को टिकट दिलवाया है उसको जिताना आपकी जिम्मेदारी है, वरना इसका सीधा सीधा असर अगले साल जो विधानसभा चुनाव होना है
उस पर देखने को मिलेगा। तो ये भी माना जा सकता है कि अगर जिन लोगों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो आज की स्थिति में कहा जाए तो कांग्रेस की ओर से संकेत है कि उनका टिकट नहीं मिलेगा। तो ऐसा लग रहा है आपको कि वाकई ये जो चेतावनी है, ये अल्टीमेटम है, ये कुछ रंग ला पाएगा? देखिए, जिस तरह से नगरीय निकाय चुनाव में कमलनाथ ने सर्वे के आधार पर और पार्टी में जो अधिकतम बेहतर थे वो प्रत्याशी दिए हैं, क्योंकि कांग्रेस का अब जीत का एक ही आधार है, वो बेहतर प्रत्याशी दे, जो दमखम वाला हो, जिसका जनाधार हो, जो बूथ पे भाजपा के संगठन का मुकाबला कर सके और जिसकी जनता में प्रति स्वीकृति हो। क्योंकि एक और कोई आकर्षण वैसा कांग्रेस में ना तो कोई चमत्कारिक नेतृत्व है, ना कोई संगठन इतना मजबूत है। तो बेहतर प्रत्याशी देकर कमलनाथ ने 2018 में भी 15 साल की भाजपा सरकार को वोट किया था और इस बार भी उन्होंने जिस तरह से प्रत्याशी दिए तो यही फार्मूला वो 2023 के लिए भी लागू करने वाले हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों उन्होंने प्रदेश के जो बड़े नेता हैं जो उनको यहाँ तक कहा कि आप यहाँ मत आइए, आप क्षेत्र में जाइए, जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा और भी लोगों को जिनके सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं आ रहे थे, उन्होंने कहा आप अपनी विधानसभा देखिए। इसी तरह अभी भी कह दिया गया है विधायकों से कि आप अपना परफॉर्मेंस सुधार लो और हम सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। और नगरीय निकाय चुनाव में जिन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा, उन विधायकों को बड़ा मुश्किल होगा टिकट लेना। तो जो आधार, जो अपना मैदान है, कमलनाथ जी बापू भी समझ गए हैं कि हम मंडलम सेक्टर तो मजबूत कर रहे हैं, लेकिन भाजपा जैसा बूथ विस्तारक और उनके तो बहुत सारे संगठन है, सत्ता है, तो दमखम वाले नेता है, तो उसमें प्रत्याशी ही बेहतर देना पड़ेगा, तभी मुकाबले में रहेंगे। और वो प्रयोग उन्होंने कुछ हद तक 2018 में किया था और अभी तो उन्होंने पूरी तरह से मेयर के चुनाव में किया है, जहां उन्होंने पर कोई भी कांग्रेसी ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई। पार्षदों के चुनाव में तो देख रहे हैं आप, हंगामे चल रहे हैं, लेकिन मेयर के चुनाव में कहीं कोई ऐसी आपत्ति नहीं आई कि कोई गलत टिकट दिया हो। जब आप सही करते हैं तो सही के प्रति तो स्वीकृति सबकी ऐसा लग होती नहीं है। रहा आपको कि संकट इस बात का भी है कि टिकट दें किसको? क्योंकि अगर आप भोपाल में विभा पटेल को देते हैं 2 दशक बाद टिकट, या इंदौर में आप संजय शुक्ला जो कि बीजेपी से आए हैं, उनका पूरा परिवार बीजेपी का ही है, उनको आप टिकट देते हैं, या ग्वालियर में आप सतीश सिकरवार, क्योंकि अभी हमने तरुण भनोट को सुना था, वो आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे कि जो कांग्रेस की विचारधारा का आदमी होगा उसको टिकट दिया जाएगा या उसको मना लेंगे। तो वो तो भाई बीजेपी से आए हैं, अभी 2 साल हुआ उनको आए, और उनकी पत्नी को भी महापौर का टिकट मिल गया। और जो मूल कांग्रेसी हैं, चाहे वो प्रवीण पाठक और तमाम सारे लोग, वो तो नाराज ही चल रहे हैं। तो ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं। तो आप तो कैंडिडेट भी नहीं खोज पा रहे हो, या क्या आपके पास पूरे प्रदेश में 16 ऐसे लोग नहीं हैं जो आपकी पार्टी, आपकी विचारधारा से थे, जो लोकप्रिय थे, जो जनता से सीधा है, जिनका कनेक्शन था, आप उनको टिकट दे देते, उनको मैदान में उतार देते? मुझे लगता है मनोज जी, अब देश में और प्रदेश में दल बदल कोई मुद्दा नहीं है। आप यदि इस हिसाब से चलेंगे तो भाजपा के तो क्या कितने मंत्री बाहर हो जाएंगे, केंद्रीय मंत्री बाहर हो जाए, और कितने मुख्यमंत्री भाजपा के ऐसे बनेंगे। तो अब ये कोई मुद्दा नहीं है, अब तो जीत। और कांग्रेस ने या कमलनाथ ने बड़े साफ रूप में कहा था। हम तो ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब नेता उन्हीं के तर्क दे रहे हैं, वो बीजेपी के नेता भी यही तर्क देते हैं कि जो आ जाता है कि वो भाजपा की विचारधारा से रमा है, तो एक 20-30 साल की राजनीति वो कांग्रेस में करता है, वो बीजेपी में आते ही उसका जैसे काया परिवर्तन हो जाता है, उसकी अंतरात्मा एकदम दूसरी दुनिया में चले जा कि नई आत्मा प्रवेश कर जाती है उसमें। ये तो एक घंटे में हमने देखा है। दमोह में 1 घंटे पहले जो भाजपा में था, फिर 1 घंटे बाद कांग्रेस खेमे में आया, फिर भाजपा में चला गया। तो 3 प्रतिक्रिया आई उसकी 1-2 घंटे के अंदर कि ये ऐसा है, ये ऐसा है और फिर ये ऐसा है। ये तो अब राजनीति में अब ये सब चीजें बची नहीं मनोज जी। आप इतने वर्षों से पॉलिटिकल नब्ज पे हाथ रखे हुए, अब तो ये कहने की बात है और ये सुविधा के अनुसार है। जैसे सर्वे सुविधा के अनुसार है, ऐसे ये सिद्धांतों की जहां हमने दे दिए तो वहां कह दिया हमने सिद्धांतों के आधार पर दिया है, और नहीं तो फिर हमारे जीतने की योग्यता एकमात्र मापदंड है। आप देखें 2 टिकट वापस किए भाजपा ने कि अपराधियों को हम टिकट नहीं देंगे। आप पूरी लिस्ट उठा लो विधायकों की, सांसदों की, और भी जितने पदों पे अपराधियों की इतनी लिस्ट मिल जाएगी। यदि सबको हटाते हैं तो खाली हो जाएगी पार्टी, कोई भी पार्टी हो। तो ये सब जो जैसे भ्रष्टाचार मुक्त हम शासन देंगे, ये कब से 70 सालों से हम सुनते आ रहे हैं। हर दल में, नगर पालिका में, पार्षद में, मेयर में, विधायक, सांसद, सब में क्या हो पाया है? नहीं तो अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो फिर वो वादा कैसे करेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे? तो ब्रजेश जी, एक और चीज़ है कि अगर आपने विधायकों की जिम्मेदारी, आप बात कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये
भोपाल की हम बात करें कि दिग्विजय सिंह पिछला चुनाव लड़े, लोकसभा का चुनाव हारे, लगातार सक्रिय थे, लेकिन विभा पटेल के टिकट के बाद एक भी दिन उनको किसी ने देखा नहीं। वो दिल्ली में अपनी राजनीति चमका रहे हैं कि राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ चल रही है। हम अगर विंध्य की बात करें तो वहाँ पे अजय सिंह हमको कहीं दिख नहीं रहे हैं। सुरेश पचौरी नामांकन के दिख नज़र आते हैं। जीतू पटवारी कहाँ किसका प्रचार कर रहे हैं किसी को नहीं पता है। रामनिवास रावत हो, ऐसे तमाम सारे जो चेहरों की हम बात करें अगर, तो जिम्मेदारी तो इनकी फिक्स होना चाहिए, या इनको काम ही नहीं दिया जा रहा पार्टी की ओर से। तो जब आप वरिष्ठ नेताओं को काम नहीं करेंगे, फिर नीचे स्तर के नेताओं से आप उम्मीद करें कि वो अकेले दम पर चुनाव जिता लेगा, या आप उसी को जिम्मेदार ठहराएंगे बाद में, तो ऐसा कैसे चलेगा? मतलब जी जिम्मेदारी भले ही ना दी हो, लेकिन एक लाइन में मैसेज तो दे दिया गया। क्या इन नेताओं के कहने पर किसी को टिकट नहीं दिए होंगे? यदि भोपाल में टिकट वितरण हुआ है तो जो विधायक के दावेदार हैं उनके कहने पर टिकट दिए गए। यदि हम नरेला की बात करें तो मनोज शुक्ला के कहने पर दिए गए हैं। आरिफ मसूद के दक्षिण पश्चिम में दिए, आरिफ अकील के कहने पर उत्तर में दिए हैं, कैलाश मिश्रा। तो जिन लोगों को कहने पर टिकट दिए हैं, तो कमलनाथ ने एक मैसेज में कह दिया उनको कि भाई यदि आपको टिकट चाहिए तो जब आप टिकट ले रहे हो, जिम्मेदारी ले रहे हो जिताने की, तो जिताइए। नहीं तो इससे ये माना जाएगा कि आपका जनाधार क्या है। जब आप अपने लोगों को नहीं जिता पाओगे तो ये लोग आपको कैसे जिता पाएंगे जो खुद वोट नहीं ले पा रहे हैं। तो यही फार्मूला यदि मुझे लगता है कारगर साबित हो गया। जैसे कि हम कांग्रेस में देखते थे मनोज जी, जब क्षेत्रीय छत्रप होते थे तो उनको इसी आधार पर टिकट दिए जाते थे उनके विधायकों को, उनके कि भाई आप जिता लो, गारंटी ले लो आप। लेकिन उनका कभी कुछ बिगड़ा क्या? हर बार गारंटी लेते थे वो, और हर बार अपने पट्टों को टिकट दिलाते थे, उनमें से क्या ही हार जाते। यदि ऐसी गारंटी के कारण, लेने के कारण यदि होता, उसका फर्क पड़ता, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस सत्ता से बाहर ही नहीं होती। क्योंकि तमाम जो क्षेत्रप थे, चाहे वो तब उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, सुरेश पचौरी हो, है ना, अरुण यादव हो, बिल्कुल अजय सिंह हो, ये सब जिम्मेदारी लेते थे कि हम जिताएंगे। इसी वजह से उनको, उनके लोगों को टिकट दिया जाता था, लेकिन ऐसा होता नहीं था। तो मुझे लगता है कि इस बार यदि कमलनाथ कह रहे हैं तो एक डर तो है कांग्रेस में कम से कम कमलनाथ का कि वो कह रहे हैं तो उसका कुछ असर होता है। क्योंकि एक तरफा उनकी चल रही है, एक ही छतरा पर वो बचे हैं। या तो वो दिग्विजय सिंह की सुनेंगे, या दिग्विजय सिंह यदि किसी उनके कहने पर किसी को टिकट दिया होगा, वो हार जाएगा तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन बाकी नेताओं से सवाल जवाब तो हो सकते हैं। तो हो सकता है इसी फिक्र में कम से कम नेता सक्रिय हो जाए और वो पूरे जी जान लगा दें। और नहीं तो जो कमलनाथ ने कहा है उस आधार पर टिकट काटेंगे तो फिर दूसरी समस्या और आ जाएगी। एक समस्या ये आ जाएगी कि आदमी कहाँ से लाओगे आप दावे। तो एक समस्या और भी है ना कि मान लीजिए जो बड़े नेता हैं, तो खुद कमलनाथ कैसे जीते हैं? दिग्विजय सिंह की बात कर लें, चुनाव हार गए। सुरेश पचौरी चुनाव कभी जीते नहीं हैं। अजय सिंह लगातार चुनाव हार रहे हैं, विधानसभा का भी, लोकसभा का भी। ऐसे तमाम सारे नेता हैं। तो फिर दिक्कत ये भी है कि अगर यही फार्मूला जो आप कह रहे हैं कि फिर अब तो कार्यकर्ता ठीक है, नेता भी नहीं बचेंगे आपके पास। तो क्योंकि नेता तो मुट्ठी भर हैं, कार्यकर्ता तो ठीक है। कांग्रेस के पास आज भी कोई भी कैंडिडेट खड़ा होगा मध्य प्रदेश में तो उसको 30% वोट कम से कम मिलेगा। तो टिकट वितरण में जो अभी जो विरोध होगा, इसका खामियाजा 2023 में दोनों ही दलों को उठाना पड़ेगा। कांग्रेस में आप टिकट दे रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से विरोध वहाँ भी हो रहा है। वहाँ भी आप देखिए कि जातिवाद को लेकर यदि आपने किसी एक वर्ग को टिकट दिया तो उसके विरोध के कारण आज पुतला जल गए। यूथ कांग्रेस, जब हम बात कर रहे हैं कि बुजुर्गों की कांग्रेस में, कम से कम नगरीय निकाय में तो आप यूथ को मौका दे सकते थे। जब एक तरफ पूरे आपको यूथ विंग से लड़ना है, जो आपके सामने जो संगठन खड़ा है, पूरा युवा संगठन खड़ा है, आप अपने यूथ कांग्रेस से एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं देते, तो इस पर भी विचार करना चाहिए था। यदि हो सकता विचार करते तो शायद बदलाव कर देते, जिस तरह से बीजेपी ने बदलाव किया। जो दुबे जी कह रहे थे कि कहीं से तो शुरुआत हुई, एक अच्छी शुरुआत है, हम इसकी सराहना करनी चाहिए। भले ही चाहे वो पार्षद से शुरू हुई, हो सकता है नीचे से शुरुआत हुई, आगे जाके इसकी मांग बढ़ने लगे। जिस तरह से देखा हमने, इंदौर में बदलाव करना पड़ा उनको, भोपाल में बदलाव करना पड़ा। तो जो एक तरह से अपराधी हैं, एक आपराधिक मामला दर्ज होना राजनेताओं पे एक अलग बात है, लेकिन जो अपराधी हैं जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक है, तो उनके तो कम से कम टिकट काट रही है। और इसी तरह की परिस्थितियां आगे जाके बनेंगी तो कहीं से तो सुधार की शुरुआत हुई है। एक प्रेशर तो बनता ही है राजनीतिक दलों पर कि यदि नगर निगम में उन्होंने टिकट काटा है तो पार्षदों के साथ यदि विधायक भी ऐसे टिकट के दावेदार होंगे तो उनके लिए भी आवाज उठेगी। आवाज हमेशा उठती रही है, और आवाज उठते रहने के कारण ही असर होता है। कुछ शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। बिल्कुल दुबे जी, शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, लेकिन इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि अगर आपने यही फार्मूला आजमा लिया, लेकिन जिन जगह पर आपके विधायक नहीं, क्योंकि सांसद तो आपके पास एक ही है। अगर अब छिंदवाड़ा की बात करें कि अगर कांग्रेस वहाँ मेयर का चुनाव हार जाती है, बीजेपी जीत जाती है, तो फिर दोषी कार्रवाई किस पर होगी? क्या अगली बार नकुलनाथ को टिकट नहीं मिलेगा, या कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, या बाकी जगह जहाँ कांग्रेस के विधायक नहीं है वहाँ कौन जिम्मेदारी लेगा? या जिन नेताओं ने जिम्मेदारी ली है
उनको आप कैसे दोषी ठहराओगे? क्योंकि फिर तो आपके पास चुनाव लड़ाने के लिए नेता नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब आपके पास 16 मेयर के कैंडिडेट अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं आपको चुनाव लड़ाने के लिए, तो फिर तो 230 विधायक चाहिए आपको, बाद में 29 सांसद भी चाहिए आपको कैंडिडेट। देखिए, जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें जरूर वो मेहनत करके छिंदवाड़ा जिताएंगे, अन्यथा फिर वो वाकई में प्रदेश में किसी पे कार्रवाई नहीं कर पाएंगे या किसी को मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो तय करोगे वो सबके लिए करना पड़ेगा, तब तो उसकी स्वीकृति बनती है। और यदि आपने कहा कि अच्छा अच्छा गप और कड़वा कड़वा, तो ऐसे नहीं चलता। और खासकर नेतृत्व के प्रति आस्था या साथ कार्यकर्ताओं नेताओं को तभी होती है कि उसकी कथनी और करनी में भेद ना हो और वो सब मुख या मुखसोचाइए की तर्ज पे काम करे। अभी परिस्थिति ये है कि कमलनाथ पर ही उम्मीद है कार्यकर्ताओं की और नेताओं की, क्योंकि आर्थिक रूप से टूट चुके कांग्रेसियों के लिए भी वे ही एकमात्र विकल्प दिखाई देते हैं जो मदद कर सकते हैं, और उनके नेतृत्व में सब नेता भी अभी एक है। तो अभी तो कमलनाथ की जो विश्वास और साख है उसी का असर हुआ कि 16 नगर निगम में टिकट घोषित करने के बाद कहीं भी आवाज नहीं उठी। अन्यथा आप जानते हैं कि कांग्रेस में किस तरह की बगावत होती है, किस तरह के हंगामे होते हैं, जैसा पार्षदों में हो रहा है भोपाल से लेके अन्य जिलों में भी। तो ये जो परिस्थितियां बनेंगी ये परिणाम के बाद बनेंगी, और इसके लिए वो समझ रहे होंगे, तैयार होंगे, क्योंकि कमलनाथ ने देखा होगा आपने कि जब से छिंदवाड़ा में वो लड़े हैं चुनाव, एक बार वो पटवा जी से हारे हैं, बाकी न कभी चुनाव हारे। पिछले बार भी उनके बेटे ही जीत पाए थे, बाकी कोई नहीं जीत पाया था। तो ये सब चीजें समझते हैं और इसीलिए तो वो छिंदवाड़ा मॉडल की बात करते हैं। तो नेता वही है जो कम से कम सबसे पहले अपने परिवार, मोहल्ले, घर और अपनी सीट पे पकड़ रखता हो। तो कमलनाथ की विशेषता भी यही है कि वे अपनी सीट पे पकड़ रखते हैं, और जो नेता अपनी सीट पे पकड़ नहीं रखता वो क्या प्रदेश करेगा, क्या देश में करेगा, ये राजनीति की बेसिक चीज है। तो जब आप अपने दल में, अपने क्षेत्र में पकड़ रखते हैं, तब आप दूसरों को निर्देश भी दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को ये समझ में आ गया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अब यदि हारे तो फिर मनोबल जो टूटेगा वह विधानसभा में उनके टूटे हुए मनोबल से कुछ लड़ाई हासिल नहीं की जा सकती। और फिर इसके बाद तो वैसे ही कोई भी चुनाव आता है, कांग्रेस में भगदड़ शुरू हो जाती है, अन्य दल में भाजपा की तरफ। अभी 3 विधायक चले गए वो बसपा और सपा के, जब खंडवा लोकसभा चुनाव हुआ तब 1 विधायक चला गया। इसके पहले जब 28 सीटों के हो रहे थे तो बड़ा मलेरा और दमोह के विधायक चले गए। तो ये रोकना पड़ेगा, ये तभी रुकेगा जब आप कुछ 2-4 मेयर जीतते हैं, कुछ नगर पालिका है, कुछ नगर परिषद, तब ये बनेगा माहौल। लेकिन वो नगर पालिका, नगर परिषद के लिए तो उन्होंने सरेंडर ही कर दिया कि पंचायत चुनाव में हमको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस 16 जगह। तो इन 16 शहरों में भी अगर हम जोड़ दिया जाए तो विधानसभा सीटें कितनी होती हैं? बात इसकी नहीं रहती मनोज जी, राजनीति में कोई तो है परफेक्शन कैसा होगा, संदेश क्या जा रहा है। आप देखेंगे कि आज 16 पे बीजेपी कांग्रेस जीती पिछले चुनाव में, यदि कांग्रेस एक भी जीतती है वो कहेगी कि हमने तो एक छीन ली उनसे, और भाजपा के जो कहेंगे कि हम सभी जीतते हैं, कांग्रेस मुक्त प्रदेश की बात वो नहीं कर पाएंगे। और माहौल शहरों ही से बनता है, और शहर बीजेपी का गढ़ माने जाते हैं। यदि शहर में वो सेंध लगा रहे हैं तो उनकी उपलब्धियों पर वो यही बहाना कहेंगे। लेकिन अगर इसको ऐसे देखें, क्योंकि विधानसभा में तो हमने देखा कांग्रेस ने शहर में सेंध लगाई। भोपाल में अरसे बाद कांग्रेस के 3 विधायक, इंदौर में बात करें तो कांग्रेस के 2 से ज़्यादा विधायक जीते हैं शहरों में। ग्वालियर में बीजेपी का लगभग सफाया हो गया था। यही स्थिति लगभग जबलपुर में रही है। लेकिन उसके कुछ महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो आप उसके नतीजे देखिए कि ये सीटें कितने बड़े बड़े अंतरों से, दिग्विजय सिंह जैसा नेता आपका 4.5 लाख वोट से हार जाता है, सिंधिया आपके 1.25 लाख वोट से हार जाते हैं। ऐसे तमाम सारे, इंदौर की हम बात कर लें, और ऐसे ऐसे चेहरे जिनको पहले कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी, जाने पहचाने नहीं थे, वो सब लाखों से जीत जाते हैं। तो अगर परसेप्शन अगर बन रहा, अगर यही एक माहौल से अगर होता तो शायद 2024 के नतीजे कुछ और, माफ़ कीजिए 19 के नतीजे कुछ और होना थे। मनोज जी, ये मतदाताओं की जागरूकता है। मतदाता बहुत सिलेक्टिव हो गया है। जब वो लोकसभा के लिए मतदान करता है तो वो राष्ट्रीय मुद्दों पे, अंतर्राष्ट्रीय बातें सोचता है। जब प्रदेश का मतदान करता है तब उस पर सोचता है। स्थानीय जब मतदान करता है तो व्यक्तिगत और स्थानीय मुद्दों पर सोचता है। ये जागरूकता है और मतदाता का ये सिलेक्शन है। आप ये देखेंगे कई परिणाम, आप समीक्षा करना कि जहां मेयर जिस वार्ड में जीत रहा है, हो सकता है उस वार्ड में उस पार्टी के यदि पार्षद है तो वो हार जाए, या जहां पार्षद जीत रहा है वहां जी। तो ये मतदाता की जागरूकता है कि वो समझता है कि हमें कब, कहां, कैसे मतदान करना है, किसको वोट देना है। आप देखेंगे जिस अटल जी के नाम पे 3 बार सांसद जीते, वो अटल जी इसके पहले 1,80,000 वोटों से ग्वालियर से माधवराव सिंधिया से हार गए। तो ये राजनीति बड़ी
विचित्रता लिए रहती है। इसमें जो सतर्क और सावधान रहेगा, वो जो हर समय अपनी साख बनाए रहेगा, वो वक्त जब आएगा जनता उसको भुना देगी। अन्यथा आप कुछ भी कर लो। मैनेजमेंट के भी मैंने बहुत दौर देख लिए, दोनों दलों को बहुत भरोसा और भ्रम रहता है कि हमारा बूथ मजबूत है, हमारा इतना, लेकिन मैंने बिल्कुल, किन्नर तो को ऐसे अल्टीमेटली तो दिखते हुए ब्रजेश देखा जी तो मनोज वोटर जी, फार्मूले तो दोनों दलों में बनते रहते हैं, फार्मूले पर अमल कब होता है? देखिए, आप हाई कमान ने फार्मूला बनाया, चिंतन शिविर लगा राजस्थान में, वो फार्मूले मध्य प्रदेश में ध्वस्त हो गए। परिवारवाद इस पे को अमल ही लेकर नहीं तमाम हुआ। तरह के जो 9 गाइडलाइन बनाई गई थी, उस पर एक पर भी अमल नहीं हुआ। कमलनाथ जी ने भी ये गाइडलाइन बनाई है, एक कोशिश की है कि हो सकता है इसका प्रभाव पड़ जाए, लेकिन ये गाइडलाइन कोई लिखा हुआ संविधान नहीं है कि इसको बदला नहीं जाएगा या इस पर अमल ही किया जाना है। तो आप देखिए कि जो गाइडलाइन बना रहे हैं, वो पहले उन्होंने बनाई कि बाढ़ के व्यक्ति को ही टिकट देंगे, अमल हुआ उस पर, तो कुछ ना कुछ एक प्रभाव है, एक डर है कि अभी तो सिर्फ कमलनाथ जी की चल रही है, उन्होंने कह दिया तो कम से कम आप सोचिए 230 विधानसभा में नहीं, कम से कम 100 विधानसभा पे भी असर हुआ। कुछ लोग मेहनत करने लगे इसी डर से, जिनका कोई माई बाप नहीं है कमलनाथ के अलावा, तो उनमें तो कम से कम सुधार हो ही सकता है। बाकी के जो 120 को हम मान लेते हैं, 130 को मान लेते हैं कि वो उनको कोई डर नहीं है, तो लेकिन कुछ में तो अंतर आएगा। लेकिन इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं हम कि जिनका माई बाप कमलनाथ है तो उसको किस बात का डर, क्योंकि उसको पता 2023 का टिकट तो वही बांटेंगे। हाँ, ये भी कह सकते हैं आप, जिनके माई बाप कमलनाथ है उनको तो डर है नहीं, लेकिन जो नहीं, दूसरे कमलनाथ ये हैं, डर दिखा रहे हैं। कमलनाथ डर उनको दिखा रहे सर्वे का डर दिखा रहे हैं कि इस विश्वास में मत रहिए आप कि हम टिकट दे देंगे। लेकिन दुबे जी क्योंकि उसी सरकार सर्वे के आधार पर है, तो अरुण यादव का आप टिकट काट सर्वे देते हैं में- मैंने मनोज जी बहुत करीब से पिछले, जब ये छत्रप नेता कांग्रेस में टिकट बांटते थे, एक दो परिचित थे जो बताते थे कि उनका फोन आया कि अभी आप 9% पे हैं और बीजेपी का जो दावेदार है वो 11% पे, आप थोड़ी मेहनत करो तो हम तुम्हें टिकट दे देंगे। और हुआ ही है, उसने 2-4 कार्यक्रम किए और फिर उसको टिकट दे दिया गया। तो कमलनाथ की लेकिन राजनीति जो का एक ब्रजेश जी प्रमुख वो सवाल है। कर रहे हैं ना कि अब उसी अरुण यादव को आप सर्वे में मानते हैं कि वो बुधनी और शिवराज जी को हरा देंगे, लेकिन वो खंडवा में आपको लगता है कि ये कमजोर कैंडिडेट है, फिर आप ऐसा कैंडिडेट ढूंढ के लाते हैं जो पिछला चुनाव 2 दशक पहले उसने लड़ा हो। तो ये सर्वे का भी तो सर्वे कहाँ हो रहा है, ये भी तो एक वो है ये तो- कि आप इसका ये आधार बात- क्या है। ये बात हम और आप कई बार चर्चा कर चुके हैं कि वो तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब किसी का टिकट काटना है तो सर्वे और टिकट देना है तो सर्वे। लेकिन एक नेता ये समझता है कि उसको कितने सर्वे के आधार पर देना और कितना प्रतिद्वंदी को निपटाने के आधार पर देना। ये तो राजनीति में जो क्या है, मैं बार बार कहता हूँ, ये कोई सज्जन शक्तियों का समूह नहीं है। ये साम दाम दंड में हर हाल में जीत लेने वाला गिरोह है, एक तरह के दलों का, जो कुछ सत्ता में आके अपने आदर्श अपनाते हैं और बाकी तो आप देखें उनको जीत चाहिए। एकमात्र फार्मूला जीत का रहता बिल्कुल, है। तो जब ब्रजेश जी पार्टी- निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर चुनावी राजनीति में हो आप तो बिना जीत के तो कुछ हो नहीं सकता है। वरना आप देखिए कि राहुल गांधी पहले कहते हैं कि सत्ता एक जहर है, लेकिन वो अगले चुनाव में कहते हैं कि कांग्रेस को बहुमत दीजिए। देखिए मनोज जी, चुनावी राजनीति में जीत ही अंतिम लक्ष्य है। आप कैसे बस। जीतते हैं, हमने देखा है कि आप जीत के लिए बाहुबली को टिकट देते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बिल्कुल। जब आपको लगता है कि ये विधानसभा क्षेत्र यही व्यक्ति जीत सकता है, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे हमने देखा जेल में बंद हो, जेल में बंद लोगों को टिकट दिए, किसी भी राजनीतिक दल ने परहेज नहीं किया। जब वो अंक गणित देखते हैं कि इतने अंकों में ही हम सत्ता तक पहुंचते हैं, तो वो भले ही कैसा ही व्यक्ति हो उसको अपने दल में ले आते हैं, चाहे वो आपकी विचारधारा से मेल खाता हो या नहीं खाता हो। साम दाम दंड भेद, यही राजनीति की एक तरह से परिभाषा है कि उनको सत्ता में बरकरार रहने के लिए सारी चीजें अपनाना है, उसमें किसी चीज से परहेज नहीं करना। तो राजनीतिक दल जितने भी सिद्धांतों की बात करेंगे, जितनी भी बातें करेंगे, जितने भी नैतिकता की बातें करेंगे, वो लास्ट में इस बात से धराशायी हो जाएगी कि सत्ता में नहीं है, सत्ता में पाने के लिए ये सब चीजें कुचल दी जाएंगी खुद के ही द्वारा। तो ये सारे फार्मूले बनते हैं और राजनेता भी समझते हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी समझते हैं कि फार्मूले बने हैं तोड़ने के लिए ही बने, ये कोई अंतिम मतलब सत्य इतना नहीं है। ये कह सकते हैं कि कस्में वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। बिल्कुल। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता है जी। जिनको अयोग्य मान के टिकट काट देते हैं और यदि वो निर्दलीय जीत के आता है तो सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष माला लेके उसके घर पहुंचता है कि आप आइए हमारे बहुमत को, आप तो योग्य हैं, आप तो जीत के आ गए। ये भी और होता है। ये भी नज़ारा हमने देखा कि जो टिकट बांटता है इस पैमाने पर वो खुद चुनाव हार जाता है और उसके बाद कोई बिल्कुल। उसको माला लेके उसके पास नहीं जाता है। राजनीति है। बिल्कुल। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर कि जब चुनावी राजनीति है तो सारे हथकंडे साम दान दंड भेद आपको अपनाना ही होंगे, क्योंकि जीत के सिवा कोई विकल्प नहीं। और कांग्रेस के पास तो फिलहाल कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि जिस गति में पहुंच गई है, पूरे देश में 2 राज्यों में उनकी सरकार बची है, छत्तीसगढ़ राजस्थान, बाकी जगह वो गठबंधन में कुछ जगह हैं।
लेकिन मध्य प्रदेश से उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं और ये उम्मीदें उनको लगता है कि शायद नगरीय निकाय के नतीजों के बाद कुछ हद तक पूरी हो सकती है, क्योंकि राजनीति में हमने देखा है कि एक वोट से भी केंद्र की सरकार गिर गई है और एक वोट से लोग चुनाव भी हारे हैं। तो एक एक वोट की कीमत कमलनाथ भी जानते हैं, बीजेपी भी जानती है, और शायद यही कारण है कि इस तरह की गाइडलाइन उनको लाना पड़ी है। अब इस गाइडलाइन पर कितना पालन होता है और नतीजों के बाद इस पर कितना एक्शन होता है, इस पर भी हमारी नज़र होगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।